सो टॉपिक है हमारा रोल ऑफ असेसमेंट सेंटर मेथड इन कॉम्पिटेंसी मैपिंग। अगर आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की आप कॉम्पिटेंसी को मैप करना चाहते हैं तो और भी तरीके हैं। एक तरीका आपका असेसमेंट सेंटर, ठीक है। तो इस टेक्निक की शुरुआत यूएसए और यूके में 1943 में हो गई थी, यानी ये बहुत साल पहले से ही ये जो तरीका है इस्तेमाल किया जाने लगा। ये होता क्या, असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट वर्ड का मतलब होता है किसी की वैल्यू फाइंड करना, मूल्यांकन करना, ठीक है, वैल्यू जानना। ये एक सेंट्रल लोकेशन होती है वेयर मैनेजर्स मे कम टुगेदर टू हैव देयर पार्टिसिपेशन इन जॉब रिलेटेड एक्सरसाइज इवेलुएटेड बाय ट्रेन्ड ऑब्जर्वर। यानी यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए कोई जॉब है, ठीक है, वहां पे आप इंटरव्यू नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि असेसमेंट सेंटर से हम पता करें कि ये जो एम्प्लॉयज है हमारी जॉब के लिए, मान लीजिए बैंक जॉब का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बैंक में पीओ की वैकेंसीज निकली है और बैंक ने डिसाइड किया कि इस बार पीओ का हम इंटरव्यू नहीं लेंगे। इंटरव्यू लेने से अच्छा हम जानना चाहेंगे कि काम करने के लिए जो कॉम्पिटेंसी चाहिए, क्या इन पीओज के अंदर वो कॉम्पिटेंसी है या नहीं है। बैंक मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हम असेसमेंट सेंटर बनाएंगे, ठीक है। वहां पे जो ऑब्जर्वर है उनको बुलाया जाएगा। मान लीजिए 5 या 10 ऑब्जर्वर को बुला लिया, 5 लोगों को बुला लिया, जैसे इंटरव्यू पैनल होता है ना, 5 लोग आके इंटरव्यू या 4 लोग इंटरव्यू लेते हैं, तो सेम ऐसे यहाँ होगा। 4 से 5 लोग होंगे, वो होंगे ऑब्जर्वर, वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। फिर आप होगे पार्टिसिपेशन, आप सबको वहां पे कुछ एक्टिविटीज दी जाएंगी, ठीक है। तो क्या क्या एक्टिविटीज दी जा सकती है, जैसे आपको असेस आर मेड टू पार्टिसिपेट इन, जो असेसी है यानी जो आपके पीओज हैं, फ्यूचर पीओज अभी है नहीं, वो बन सकते हैं अगर वो उनका सब कुछ ठीक रहता है, ठीक है। तो उनको बोला जाएगा कि इन बास्केट एक्सरसाइज, इन बास्केट एक्सरसाइज क्या होता है कि आपको एक बास्केट दी जाएगी, मान लीजिए एक आपको नकली बकेट आप मान सकते हैं, और वहां पे आपको बहुत सारे बॉल्स दी जाएगी, बॉल्स मान सकते हैं कुछ भी, कागज का टुकड़ा, चिट जिसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। वहां पे आपको टास्क दिए कि आपको 5, मान लीजिए उस बास्केट के अंदर 5 चिट दी, आपको 5 पेपर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बोला है कि 1 बाय 1 पेपर को ओपन करो। आपने ओपन किया, पहले पेपर में लिखा है कि रिप्लाई टू ईमेल, दूसरे में लिखा है रिप्लाई टू कस्टमर, तीसरे में लिखा है कि अपने जो आपके सबऑर्डिनेट है उनसे आप अपने काम को लेकर डिस्कस करो, चौथे में लिखा है कि जो मीटिंग है, मीटिंग अटेंड करो, पांचवें में लिखा है कि ब्रांच क्लोज करके घर जाओ। ये 5 काम आपको करने हैं। अब इन पांचों में से आप प्रायोरिटी दीजिए कि कौन से काम को आप पहले करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि इन चिट को अरेंज कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए कि अगर आपको ये 5 काम करने हैं और आपके पास एक ही दिन का टाइम है, आपको सारे काम एक ही दिन में निपटाने हैं, तो किस तरह से आप प्रायोरिटी दोगे, सबसे पहले आप कौन सा काम करोगे, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे नंबर पे, चौथे, पांचवे। तो इस तरह से इनको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो वही आपका इन बास्केट एक्सेस। तो इससे क्या पता लगेगा, इससे पता लगेगा कि सामने वाला पर्सन जो फ्यूचर पीओ बन सकता है उसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज है। क्या वो ब्रांच क्लोज करने यानी काम खत्म करके, सॉरी ब्रांच क्लोज करना मतलब काम को पेंडिंग छोड़ के ब्रांच बंद करके जाना है, उसको पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं या उसको लास्ट नंबर पे दे रहे हैं। रिप्लाई टू कस्टमर मतलब क्या वो कस्टमर के रिप्लाई को पहले इंपॉर्टेंस दे रहा है या लास्ट में दे रहा है, ठीक है। इससे इससे ये पता लग जाता है। एक ये हो गया तरीका। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। वर्क ग्रुप, वर्क ग्रुप में क्या होता है, टीम बना दी जाती है और उनको कोई टास्क दिया जाता है कि इसको पूरा करो, ठीक है। कंप्यूटर सिमुलेशन, अलग अलग सिचुएशन बनाई जाती है कंप्यूटर की हेल्प से, फिर आपको बताना पड़ता है सोल्यूशन। रोल प्लेइंग, यहाँ पे आपको अलग अलग रोल प्ले करने को बोल सकता है कि आप मान लीजिए आप ब्रांच मैनेजर है, अभी आप बने नहीं, अभी तो आप पीओ भी नहीं बने, सिर्फ आपको जैसे पिक्चर होता है ना एक्टिंग, उस तरह से आपको पिक्चर का एक्टर बना दिया। तो रोल प्लेइंग में आपको बोला गया कि मान लीजिए आप ब्रांच मैनेजर है इस ब्रांच के, अभी आप है नहीं, सिर्फ आपको एज्यूम करना है, सिर्फ सोचना है। और एक कस्टमर आया, उसने बोला कि आपने जो मेरे को मैंने आपका जो ब्रांच का एटीएम है वहां से पैसा निकाला, और क्या हुआ कि वो जो पैसा है मतलब मेरे खाते से पैसा डेबिट हुआ पर मुझे कैश नहीं मिला, वो कंप्लेन कर रहा है, ठीक है। और वो आपको मतलब बहुत धमकी दे रहा है, बहुत चिल्ला के आपसे बदतमीज से बात कर रहा है कि मेरा पैसा मुझे चाहिए इमीडिएटली, अभी मुझे चाहिए, इस तरह से बदतमीज से बात कर रहे हैं। तो अब आप उसको कैसे रिप्लाई करोगे, आप उसको कैसे शांत करोगे, ठीक है, किस तरह से आप उस कस्टमर से डील करोगे। फिर आप उनको बताएंगे कि इस कस्टमर से हम बात करेंगे। तो उसमें आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी कि जो है T+5 वर्किंग डे तक का सर आपको टाइम वेट करना पड़ेगा, इतना टाइम हमें दिया जाता है। कस्टमर बोल रहे हैं नहीं नहीं मेरे को इमीडिएटली अभी चाहिए मेरा पैसा, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो इस तरह से आपको रोल प्ले करने को बोला जा सकता है। तो इन सभी एक्टिविटीज के आधार पे आपका डिसीजन किया जाएगा कि हाँ सच में आपके अंदर ये योग्यता है या नहीं है। तो वही होता है आपका असेसमेंट सेंटर मेथड, ठीक है। तो मेथड काफी सिंपल भी है, और पहले से इसकी जो है शुरुआत हो गई है, 1943 से इस मेथड को यूज किया जाने लगा है। इसके कुछ फायदे भी है, नुकसान भी है। क्या क्या फायदे हैं, सबसे अच्छा फायदा तो ये है कि वो पर्सन फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगा इसकी आप फोरकास्टिंग यानी भविष्यवाणी कर देते हैं। जैसे वो बीएम बना नहीं पर आपने उसको बीएम बना के पूछा कि कैसे आप उस कस्टमर को डील करोगे, तो इसमें आप फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेकर पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये काफी सही तरीका भी है। दूसरा क्या फायदा है कि ये काफी रिलायबल भी है। रिलायबल क्यों है, क्योंकि रियल लाइफ आपने उनको सिचुएशंस दी है, तो रियल लाइफ सिचुएशन में उन्होंने जो है आपको बताया, तो ये काफी रिलायबल मतलब भरोसेमंद है, इस मेथड पर विश्वास या भरोसा किया जा सकता है।
इसके कुछ नुकसान भी है। एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी कॉस्टली भी है। अब इतने लोगों को आप बुला के इतना टाइम दे रहे हो तो आपका टाइम कंज्यूमिंग भी ये रहता है। ठीक है। और गुड परफॉर्मर में फील सफोकेटेड इन सिमुलेशंस। कई बार आप सिमुलेट कंप्यूटर की हेल्प से करा रहे हो तो जो अच्छे परफॉर्मर है वो इसको इतना पसंद भी नहीं करते हैं, तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। तो कई बार ये थोड़ा स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, तो ये इसका नुकसान भी है, फायदा भी है। तो ये पूछ सकते हैं असेसमेंट सेंटर मेथड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो असेसमेंट सेंटर मेथड क्या होगा, एक लोकेशन जहाँ पे कुछ मैनेजर्स को बुलाया जाएगा, वो ऑब्जर्वर का काम करेंगे, उनको प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, वो प्रॉपर एक्सपीरियंस वाले होते हैं, और उसमें क्या है, जो पार्टिसिपेंट है उनको कुछ एक्टिविटीज है, जिनकी एक्टिविटीज के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि ये पार्टिसिपेंट्स के अंदर कॉम्पिटेंसी, योग्यता है या नहीं काम के लिए। ठीक है, जैसे कुछ पीओज है तो क्या क्या एक्टिविटीज कराई जा सकती है। एक है इन बास्केट एक्सरसाइज। इसमें एक बास्केट मान लीजिए, उसमें 4-5 पर्चियां हैं, उसमें अलग अलग टास्क लिखे, और फिर आपको बोला जाएगा कि इनको अरेंज करो कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आपके हिसाब से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 ऐसा अरेंज करने को आपको बोला जाएगा। सेकेंड है वर्क ग्रुप। इसमें आपको टीम बना दी जाएगी सभी की, और टीम के हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, बोला जाएगा इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो इससे पता लगेगा आपकी टीम में काम करने की एबिलिटी कितनी है, क्योंकि बैंकों में क्या होता है, सब लोग मिलकर टीम के साथ काम करते हैं ना। तो वर्क ग्रुप से आपकी टीम वर्क वाली, टीम लीडर वाली, या विद इन टीम आप कैसे काम करते हैं वो एबिलिटी पता लगेगी। कंप्यूटर सिमुलेशन में कंप्यूटर की हेल्प से अलग अलग रियल लाइफ सिचुएशंस बनाई जाती है। वो नकली होगा पर कंप्यूटर बना के देगा, तो उसके आधार पे भी आपको जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर या इस तरह से जो है डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं, सिमुलेशन में आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। रोल प्लेइंग में आपको कुछ रोल दिया जाएगा। मान लीजिए आप ब्रांच मैनेजर है, कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। या मान लीजिए आप काउंटर पे क्लर्क है, और कस्टमर की भीड़ बहुत ज़्यादा है, सभी लोग कैश के लिए, और जो है बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो कैसे आप उस सिचुएशन को हैंडल करोगे। तो इस तरह से रोल प्लेइंग का भी आपको मतलब एक रोल दिया जाएगा, नकली रोल दिया जाएगा कि अगर आप मान लीजिए आप वहां पे तो आप कैसे करोगे, तो वो होता है रोल प्लेइंग। या इस तरह की और भी सिमिलर एक्टिविटी हो सकती है, जिससे पता लगेगा कि आपको सच में जॉब मिलेगा तो आप कैसा परफॉर्म करोगे। ठीक है, इसके फायदे और नुकसान है। फायदा ये कि आप सही भविष्यवाणी कर पाते, काफी रिलायबल मेथड भी है। नुकसान ये काफी कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है, जो अच्छे परफॉर्मर कई बार वो इस चीज को पसंद नहीं करते। नेक्स्ट आपका की रिजल्ट एरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं की रिजल्ट एरिया, और फिर थोड़ी देर में हमारा आएगा केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकता है। सो केआरए एग्जैक्टली होता क्या है, इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे। केआरए का मतलब होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या आउटकम दैट एन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू अचीव। मान लीजिए साल भर का आपका क्या आउटकम होना चाहिए, तो वही आपका केआरए, यानी कि की रिजल्ट एरिया या की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। सो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका क्या आउटकम आना चाहिए, वही आउटकम है आपका केआरए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि की रिजल्ट एरिया आर सेट ऑफ एक्टिविटी डिराइव्ड आउट ऑफ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। केआरए रेफर्स टू जनरल एरिया ऑफ आउटकम और आउटपुट फॉर विच डिपार्टमेंट रोल इज रिस्पॉन्सिबल। जैसे मान लीजिए आपका कोई एनपीए का डिपार्टमेंट है, तो उनसे क्या उम्मीद की जाएगी, क्या आउटकम देना है, कि आपको एनपीए क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है, तो वो हो जाएगा उनका केआरए। ठीक है, अब केआरए के साथ साथ केपीआई का बेसिक डेफिनेशन भी समझते हैं। अभी हम केआरए को दोबारा आके उसको समझेंगे। केआरए में थोड़ा सा आइडिया लगे कि क्या आउटकम आना चाहिए। जैसे हमने बोला कि एनपीए रिड्यूस होना चाहिए, ये है एनपीए डिपार्टमेंट का केआरए। केपीआई क्या है, क्या सच एनपीए रिड्यूस करेंगे, वो केपीआई के हेल्प से करेंगे, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो केआरए क्या है, केआरए बता रहा है कि आपका क्या रिजल्ट होना चाहिए, और केपीआई क्या बता रहा है कि आपने रिजल्ट अचीव किया कि नहीं किया, उसको मेजर करने का टूल है। टूल क्या है, केपीआई। तो केपीआई वो टूल है जिसकी हेल्प से आप पता कर पाते हैं कि केआरए अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो केपीआई हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो केआरए हमारा बता रहा है कि ये रिजल्ट या ये आउटकम हमें हमें देना है, वो बोल रहा है केआरए। केपीआई मेजर करके बता रहा है कि जो केआरए दिया था वो हुआ कि नहीं हुआ, वही आपका केपीआई। तो बहुत ही सिंपल भाषा में ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम दोबारा बुक से इसको रीड करेंगे। सो केआरए डिसाइड करने से पहले जो है 4 स्टेप जो है यूज किए जाते हैं। ठीक है, पहला है एग्रीइंग अपॉन की रिजल्ट एरिया। तो पहले जो मैनेजर है और आप जो एम्प्लॉयज है, मान लीजिए आप है आपका ब्रांच मैनेजर, पहले आप लोग मिलके बात करेंगे, इसमें आप प्रायोरिटी सेट करेंगे। तो 4 तरह से 4 स्टेप में किया जाएगा। पहले आप बोलेंगे कि आपका मैनेजर आपको बोलेगा कि ये है तुम्हारा केआरए एरिया, मतलब ये तुम्हारे को आउटकम देना है, इस एरिया में तुम्हें ये आउटकम देना है। एग्रीइंग अपॉन परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। फिर सेकेंड स्टेप में जो है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा। सो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, मान लीजिए आप हैं सेल्स मैनेजर, जस्ट अज्यूम करते हैं। ठीक है, आप एज अ सेल मैनेजर बात करते हैं, आपके ब्रांच मैनेजर ने आपको बोला हुआ है कि तुम्हें क्या करना है, सेल्स बढ़ानी है, क्योंकि सेल्स मैनेजर है तो आपको सेल्स बढ़ानी है, सेल्स इंक्रीज। एग्रीइंग अपॉन परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि आप लोग डिस्कस करोगे, ज्यादा डिटेल डिस्कशन इसमें होगी, उसमें बस एक ही बात होगी कि सेल्स बढ़ानी है। तो केआरए क्या हो गया कि सेल्स को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है।
फिर अगला स्टेप है एग्रीइंग अपॉन परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें सेल्स बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, 20%। इस साल हमें 20% सेल बढ़ानी है इन दिस ईयर। टाइम भी डिसाइड हो गया, इन दिस ईयर या इन 2 मंथ्स, कुछ भी आप डिसाइड कर सकते हैं, या जो है परसेंट भी डिसाइड हो गया कि 20% सेल बढ़ानी है। तो मतलब इसमें आपको डिटेल पता लग गया थोड़ा सा। यहाँ पे तो सेल बढ़ानी है, तो मान लीजिए आपने 1% भी सेल बढ़ा दी तो लगेगा कि हाँ KRA पूरा हो गया। पर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव में बोला गया है कि 20% सेल बढ़ानी है विद इन 2 मंथ्स, तो वो हो गया आपका परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, एग्रीइंग अपॉन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड देयर एसोसिएटेड परफॉर्मेंस टारगेट। सो इसमें KPI को लेके दोनों बात करेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के। इस तरह से तुम्हारी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी कि तुमने KRA अचीव किया कि नहीं किया। चौथे में एक्शन प्लान बनाया जाएगा। एक्शन प्लान मतलब मैनेजर पूछेगा ब्रांच मैनेजर कि कैसे तुम इस सेल्स वाले टारगेट को पूरा करोगे, तो वो बोलेगा मैं अपनी टीम के साथ टाइम टू टाइम रिव्यू करूंगा, वीकली उनके अपडेट लूंगा। तो इस तरह से एक्शन प्लान इसमें बनाया जाएगा। तो इस तरह से 4 स्टेप में KRA का प्रोसेस पूरा हो जाता है। KRA refers to general area of outcome और output for which the sector is responsible। तो जैसे सेल्स टीम है या सेल्स डिपार्टमेंट मान लीजिए, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको क्या करना है, सेल्स बढ़ानी है। तो क्या उनका आउटकम देना है, वही उनका KRA होता है। आइडेंटिफाइंग KRA हेल्प्स। तो KRA से क्या इंडस्ट्री को पता लगता है, उनको रोल पता लगता है कि मुझे क्या काम करना है। उनके जो रोल है ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान है, मतलब आपको रोल क्या दिया जाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है तो उसके साथ उसको अलाइन किया जाएगा। तो दूसरा ये फायदा होता है। फोकस ऑन रिजल्ट रेदर देन एक्टिविटी। तो वहां पे साफ साफ बोला है कि सेल्स बढ़ानी है, तो उसमें डे टू डे बेसिस पे आप पे देखा नहीं जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। आपका रिजल्ट जो आपको है वो आपको पूरा करना है। रिजल्ट दे दिया कि सेल्स बढ़ानी है, तो उस पर आपका फोकस हो जाता है। इसमें आपके गोल सेट हो जाते हैं। जो भी आपकी एक्टिविटी है उसको आप प्रायोरिटाइज करते हैं कि क्या काम हमें पहले करना है। तो डिसीजन भी आपका वैल्यू एड रहता है। तो ये फायदे हो जाते हैं आपके KRA के। मोस्ट रोल इंक्लूड 3 to 5 की रिजल्ट एरिया। तो ज्यादातर जो आपको रोल दिया जाता है उसमें 3 से लेके 5 तक आपको KRA दिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे सेल्स टीम वाले को बोला जाएगा सेल्स बढ़ानी है, अच्छे कस्टमर रिलेशन बनाए, तो इस तरह से 4 से 5 KRA दिया जा सकता है। स्टेप फॉर अराइविंग KRA। तो KRA को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। टॉक टू इंडिविजुअल टीम मेंबर्स, गैदर इन्फॉर्मेशन। पहला स्टेप क्या रहेगा, टॉक टू इंडिविजुअल टीम मेंबर्स, गैदर इन्फॉर्मेशन। तो पहले में आप अपने जो एम्प्लॉयज हैं, अपने टीम मेंबर्स हैं, उनको रोल और टास्क को जो है अंडरस्टैंड कराएंगे, ताकि जो आपके टीम मेंबर्स हैं, मान लीजिए आपकी टीम में 5 लोग हैं, तो उनसे बात करोगे एक एक से, और जो है क्या उनके रोल हैं, क्या उनको टास्क दिया जाएगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो डे टू डे एक्टिविटी है, डे टू डे एक्टिविटी को देखा जाएगा कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। आइडेंटिफाई की टास्क दैट कंट्रीब्यूट, यानी डे टू डे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, और उन्हीं डे टू डे एक्टिविटी से अपना जो KRA है उसको हम डिराइव करेंगे। तीसरे में जो भी हमारे को KRA मिला है उसको राइट डाउन कर लेंगे और एक टाइम बनाएंगे। मान लीजिए आपने KRA को लेके KRA को एक नोटबुक में लिखा और टाइम लिखा कि विद इन 2 मंथ्स इसको पूरा करने वाला है। तो स्टेप नंबर 3 हो गया। चौथे में कम्युनिकेट KRA टू टीम मेंबर्स। तो आपकी टीम में बाकी के जो मेंबर्स हैं, जो KRA आपने लिखा, पहले स्टेप में आप KRA को लेके इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं, दूसरे में आप KRA डिराइव कर रहे हैं, तीसरे में आप उसको लिख के टाइम बना रहे हैं, चौथे में जो आपके टीम मेंबर्स आप उनको बता रहे हैं कि ये KRA हमें करना है। स्टेप नंबर 4 हो गया। स्टेप नंबर 5 में क्या हो रहा है, रिविजिट कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए 5 लोग थे आपकी टीम में, तो आप चेक कर रहे हैं कि आपने उनको जो KRA को लेके काम दिया वो कितना काम कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उनकी प्रोग्रेस को चेक कर रहे हैं। ये आपका स्टेप नंबर 5 हो जाएगा। स्टेप नंबर 6 में क्या होगा कि परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसके अगेंस्ट हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। अगर KRA पूरा नहीं हो पा रहा, ये आपका वैसे नेक्स्ट स्टेप है। रिव्यू आपका, मतलब आपका इंडिविजुअल ने क्या परफॉर्म किया, वो स्टेप नंबर 5। फिर रिव्यू किया जाएगा, क्वार्टर रिव्यू आपका अलग है। फिर उसके बाद अगर कुछ डेविएशन आया तो उसमें करेक्शन की जाएगी, वो आपका स्टेप नंबर 7 है। यानी इसमें फीडबैक किया जाएगा और करेक्शन की जाएगी अगर आपका डेविएशन आता है। फिर लास्ट में क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि रिजल्ट कितना दिया है, फीडबैक, ये सारा आपका लास्ट स्टेप है। तो इस तरह से KRA को पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 7-8 स्टेप में KRA का प्रोसेस पूरा हो जाता है। KRA जनरली क्या है, KRA मतलब क्या रिजल्ट हमें देना है, क्या रिजल्ट हमें देना है वही हमारा KRA, क्या आउटपुट हमारी कंपनी हमसे मांग रही है वही KRA। तो इसमें मैनेजर और आप मिलकर डिस्कस करते हैं कि क्या KRA होना चाहिए, क्या क्या परफॉर्मेंस आपको करनी है। KRA में मतलब एक ब्रॉडर में बात हो रही है कि जैसे सेल्स मैनेजर है तो उनका KRA है कि आपको सेल्स बढ़ानी है, पर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के डिस्कशन में होगा कि 20% सेल बढ़ानी 2 महीने में। ऐसी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हम यूज करेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेजरमेंट के काम आते हैं, उससे आप मेजर कर पाते हैं कि KRA आपने पूरा किया कि नहीं किया। लास्ट में आपका एग्रीइंग अपॉन एक्शन प्लान। तो एक्शन प्लान के ऊपर दोनों को एग्री होना पड़ेगा कि इस तरह से हमें काम करना चाहिए। फिर यहाँ पे
आइडेंटिफाइंग किया का अगर पता लगेगा तो फायदा क्या होगा, इंडिविजुअल्स के रोल क्लैरिफाई हो जाते हैं, वो अपने काम पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है, अपने जो गोल हैं उसके खुद के गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल मैच कर जाते हैं, और इंडिविजुअल अपने काम को प्रायोरिटी दे सकता है, वैल्यू ऐड कर सकता है, तो ये इसके फायदे। जनरली जो एक रोल है उसमें 3 से लेकर 5 क्यारे होने चाहिए। क्यारे अचीव करने के क्या स्टेप है, 8 स्टेप है। पहले टीम मेंबर से बात करेंगे, ठीक है, और फिर उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर अपना किया डिराइव करेंगे। तीसरे स्टेप में मतलब जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी है, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको किया मिलना चाहिए ना। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, लोन्स का काम कर रहे हैं, तो आपको किया भी लोन के हिसाब से होगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपसे डिस्कशन हो रही है, दूसरे स्टेप में आप क्या 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 डे टू डे काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपका किया डिराइव किया जाएगा। तीसरे स्टेप में क्या क्या केयर आपको मिला, मान लीजिए आपको पर्सनल लोन इतना करना है, हाउसिंग लोन करना है, तो इस तरीके का केयर मिला, तो वो स्टेप नंबर 3 है। पर्सनल लोन का टारगेट आपको 6 मंथ में पूरा करना है, तो स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है, केयर को लिख रहे हैं कागज में और टाइम भी लिख रहे हैं कि विद इन 3 मंथ्स या 4 मंथ ये केयर पूरा हो जाना चाहिए। फिर जो केयर है उसको टीम मेंबर्स के साथ बता रहे हैं कि ये हमें पूरा करना है। फिर जो इंडिविजुअल मेंबर है उनकी रिपोर्ट चेक कर रहे हैं कि वो पूरा किया कि नहीं किया। फिर जो आपने परफॉर्म किया उसका रिव्यू किया जा रहा है क्वार्टरली बेसिस पे, और अगर कुछ डेविएशन है तो डेविएशन को करेक्ट किया जा रहा है, और लास्ट में ऑब्जर्व किया जा रहा है, फीडबैक दिया जा रहा है, ठीक है। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनका अप्रेजल, डिस्कशन, ये सब इसमें किया जा रहा है। क्या हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इन ऑर्डर टू मेजर करने के लिए कि केआरए भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, केआरए अचीव हुआ कि नहीं हुआ उसको मेजर करने के लिए केपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो केआरए अचीव हुआ कि नहीं हुआ उसको मेजर करने के लिए केपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। केपीआई क्या होता है, इट इज अ स्पेसिफिक एग्रीड मेजर ऑफ अचीवमेंट विद इन केआरए। केआरए में आपने अचीवमेंट किया कि नहीं किया उसको मेजर करने के लिए केपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब केपीआई की अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, इंडिपेंडेंट होता है और स्टैंडर्ड होता है, यानी इसमें जो चीजें होती है वो क्लियर कट होती है, प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में होती है। ये क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। अभी कुछ एग्जांपल्स आप इसको बेटर वे में समझ पाएंगे। केपीआई आर यूजुअली, यहाँ पे आपको स्मार्ट है, स्मार्ट यानी कि ये स्पेसिफिक होती है, मेजरेबल होती है, अटेनेबल होती है, रियलिस्टिक होती है और टाइम बाउंड होती है। तो ये 5 फीचर्स आपके केपीआई के, जिसको स्मार्ट बोलते हैं। इसको लेके क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो ये आपको फुल फॉर्म इसका याद रखना है। थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में देखते हैं। पहला है स्पेसिफिक, जो आपका केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब क्लियर और फोकस्ड होनी चाहिए कि करना क्या है, व्हाट नीड टू बी डन, क्या काम करना है। स्पेसिफिक क्लियर बताइए कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो केपीआई क्या होती है, वो स्पेसिफिक होती है, क्लियर कट बताया जाता है कि करना क्या है। दूसरा मेजरेबल, इसको आप आसानी से मेजर कर सकते हैं, तो दूसरा क्या है, इसको आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। तीसरा अटेनेबल, जो गोल है आपका वो अटेन यानी पूरा हो जाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा गोल है कि कोई पूरा ही ना कर सके, ये रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, जो भी काम है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। चौथा टाइम बाउंड, एक टाइम होता है, ठीक है, टाइम के अंदर काम हो। चौथा सॉरी आपका रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक का मतलब है कि जो आपका गोल है, केपीआई आपका अटेनेबल होना चाहिए, लोग इस चीज को अटेंड कर सके, इसको देख सके। रियलिस्टिक मतलब ऐसा केपीआई होना चाहिए जो ऐसा नहीं कि कोई पूरा ही ना कर सके, जैसे विद इन 1 मंथ आपको अपना टर्नओवर जो है 200% बढ़ाना है, तो क्या ये चीज पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, ये रियलिस्टिक नहीं है, यानी ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये रियलिस्टिक होना चाहिए। टाइम बाउंड, विद इन टाइम बाउंड चीजें पूरी हो जानी चाहिए, तो यही आपका केपीआई है। तो केपीआई जो है आपका क्वांटिफेबल होना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, टाइम और कॉस्ट इफेक्टिव, इन चारों के बारे में बताया गया। क्वांटिटी मतलब कितनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की है, जैसे अगर आप कॉल सेंटर पे बात करते हो तो 1 घंटे में आपने कितने लोगों से बात की है, या कितनी यूनिट आपने प्रोड्यूस की है। जैसे आपकी कंपनी मान लीजिए कुछ सामान बनाती है, बकेट्स की, मान लीजिए प्लास्टिक की जो बकेट्स आती है ना, तो आपने कितनी बकेट्स बना ली है, या 1 घंटे में आपने कितनों को कॉल कर लिया, तो ये आपकी क्वांटिटी बता रहा है। सेकेंड आपका क्वालिटी, क्वांटिटी मतलब नंबर्स बता रहा है, क्वालिटी मतलब आपने मान लीजिए दिन भर में 4 कस्टमर को सर्व किया है, तो 4 कस्टमर एक क्वांटिटी है, पर कस्टमर सेटिस्फाई है नहीं है, ये क्वालिटी है। या आपके नए आइडियाज आपने बनाए हैं तो एरर बहुत कम किया है, तो ऐसी चीज जो आपकी क्वालिटी को डिनोट करे। जैसे क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफरेंस क्या, सुबह से लेकर शाम तक में आपने मान लीजिए आप कैश काउंटर पे आप कैश दे रहे थे, तो आपने मान लीजिए 100 कस्टमर को कैश दिया, तो ये क्वांटिटी है कि 100 कस्टमर को हमने कैश बांटा, ठीक है, कैश क्लर्कल क्लर्कल कैश काउंटर पे बैठा है, तो क्वांटिटी की 100 लोगों को कैश बांटा। क्वालिटी क्या है कि वो जो कस्टमर है उस वो बहुत खुशी खुशी गए, उनको बहुत ही कम टाइम वेट करना पड़ा, और उसमें से कंप्लेन भी बहुत कम की किसी ने, एक दो ने जो कंप्लेन की तो उनका हमने सॉल्यूशन फटाफट किया, ठीक है। और ये है क्वालिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी में एक नंबर पता लगेगा, क्वालिटी में मतलब क्या आपने वैल्यू ऐड की है।
तीसरा आपका कॉस्ट मतलब खर्चा। आपकी कोई मान लीजिए बजट एलोकेट हुआ था, जैसे हर ऑफिस में होता है ना कि हर टीम को या हर डिपार्टमेंट को एक बजट दिया जा रहा है, तो आपको जो बजट दिया था उस हिसाब से आपने कितना खर्चा किया। बजट मान लीजिए आपको दिया था 10 करोड़ का, आपने कितना किया कि आपने 10 करोड़ किया या 12 करोड़ किया या 8 करोड़ किया, तो कितना वेरिएंस आया, मतलब जो बजट था उसके हिसाब से आपने कितना ज्यादा या कम किया। ठीक है, फंड को आपने कैसे कैसे इस्तेमाल किया, कितना पैसा वेस्ट किया, तो ये कॉस्ट में भी चेक किया जाता है। तो ये भी आपका केपीआई का ही एक पार्ट है। टाइम, टाइम मतलब कितने टाइम में, एक तो होता है कि काम करना, एक होता है कितना फास्ट आप काम कर रहे हैं। अब जैसे कैश काउंटर में आप एक कस्टमर को 10 मिनट में कैश देके भेज देते हैं, सेम एक दूसरा क्लर्कल है, वो भी कैश काउंटर में है, वो क्या करता है 20 मिनट में कस्टमर को भेज रहा है। ठीक है, तो केपीआई कैसे पता लगेगा, कौन फास्ट या अच्छी सर्विस दे रहा है, तो कितनी कंप्लेन्स कम आ रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें टाइम में देखी जाती है कि कितना फास्ट आपने प्रोडक्ट को ऑफर किया। तो ये आपके 4 फीचर्स होते हैं आपके केपीआई के। ठीक है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, कितना टाइम आपने किया है और किस तरीके का आपका कॉस्ट इफेक्टिव वर्क रहा है। तो इस तरह से केपीआई को मेजर किया जाता है। सो केपीआई क्या है, केआरए को मेजर करने के लिए केपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो केपीआई की 5 है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइमर। स्पेसिफिक मतलब क्लियरली मेंशन होना चाहिए, इसको आप मेजर भी कर सको, इसको अटेन कर सको, मतलब ये चीज अटेनेबल होनी चाहिए। कोई ख्याली प्लाव नहीं कि बहुत आपने ऐसा टारगेट दिया जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकल होना चाहिए जो भी आप इसमें चीजें बता रहे हैं, टाइमली पूरा हो जाना चाहिए। जब भी केपीआई हम बनाते तो 4 चीजें होनी चाहिए, क्वांटिफेबल, क्वालिटी, टाइम और कॉस्ट। क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे भी आप परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। केपीआई क्या है, एक तरह से केआरए क्या है, आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट को मेजर किया जा रहा है केपीआई की हेल्प से, तो केपीआई एक तरह से आपकी रिजल्ट या परफॉर्मेंस को मेजर करने की काम आ रहा है। ठीक है, तो क्वांटिटी मतलब किस तरीके का क्वांटिटी का आपने परफॉर्मेंस दिया है। कोई कंपनी है 1 घंटे में कितने लोगों को कॉल कर रही है, कोई फैक्ट्री है 1 घंटे में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, वो होगा उसका क्वांटिटी। सेम ऐसे बैंकों की बात करें, कैश काउंटर है, तो 1 घंटे में मान लीजिए वो 5 कस्टमर या दिन भर में 100 कस्टमर को डील कर रहा है, तो वो हो गया क्वांटिटी। उसमें से कितने कस्टमर खुश हैं और कितनों ने कंप्लेन किया, उसको आपने फास्ट रिप्लाई दिया। ठीक है, तो वो हो जाएगा क्वालिटी, मतलब कितनी अच्छी सर्विस आप दे रहे हैं, वो हो जाएगा क्वालिटी। कॉस्ट मतलब जो आपको पैसा दिया गया था तो उसी कॉस्ट में आपने काम किया या अपने बजट से ज्यादा आपने खर्चा किया, पैसे अननेसेसरी वेस्ट किए, पैसे कहाँ खर्च किए, तो वो चीज हम कॉस्ट वाले केपीआई में चेक करते हैं। नेक्स्ट आपका टाइम। टाइम में ये देखा जाता है कि आपने जो सर्विस दी कितना फास्ट आपने सर्विस दिया। जैसे कैश काउंटर है, 2 क्लर्क हैं, एक क्लर्क 10 मिनट में कैश दे देता है, एक 20 मिनट लगाता है, तो यहाँ पे जो 10 मिनट वाला है उसको हम फास्ट बोलेंगे, टाइमली उसने डिलीवर किया। अगर हम एचआरए का केआरए और केपीआई का एग्जांपल देखें तो आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए। मान लीजिए एचआरए है, उसका की रिजल्ट एरिया 1 दिया गया था। एचआरए का टारगेट है, एचआर मैनेजर का, कि की रिजल्ट एरिया, एचआर को क्या रिजल्ट लाना है कि जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी है वो 7% बढ़े। तो एचआर को पहला टारगेट मिला कि 7% क्या करो, जो आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी यानी उनका आउटपुट बढ़ाओ। अब ये हो गया केआरए। एचआर ने 7% बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया कैसे पता चलेगा, एचआर तो बोलेगा नहीं मैंने तो 7% प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, तो मेजर भी तो करना चाहिए ना। तो हम केपीआई की हेल्प लेंगे। कैसे केपीआई की हेल्प लेंगे, फर्स्ट एवरेज सेल्स टर्नओवर पर एम्प्लॉय, यानी सेल्स टर्नओवर पर एम्प्लॉय मतलब एक एम्प्लॉय की वजह से कितने की सेल्स हुई, पता कैसे लगेगा एक एम्प्लॉय की वजह से कितने की सेल्स हुई। मान लीजिए आपकी पूरी कंपनी में है 2 लाख एम्प्लॉयज और हमने साल भर में सेल किया मान लीजिए 20 करोड़ की, मतलब सामान बेचा 20 करोड़ का, तो 20 करोड़ की सेल की है और एम्प्लॉयज कितने हैं 2 लाख। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आप इसको डिवाइड करोगे तो पता लग जाएगा कि एक एम्प्लॉय का सेल्स टर्नओवर क्या है, मतलब एक एम्प्लॉयज की वजह से कितने सेल हुई। तो ईजी है ना, कितने की सेल्स की वो तो आपको पता है, कितने एम्प्लॉयज है वो भी एचआर को पता है, तो डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि सेल्स टर्नओवर पर एम्प्लॉय कितना है। तो ये मेजर करोगे यानी पर एम्प्लॉय ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है सेल्स में। सेकेंड है एवरेज प्रॉफिट पर एम्प्लॉय, जो बैंकों का प्रॉफिट आता है ना नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आप अपना कैलकुलेट कर लेना, सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। उसमें भी बहुत सी चीजें होती है, टैक्स हो गया, बहुत कुछ डेबिट करने के बाद लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा उसको आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड कर देना। मान लीजिए प्रॉफिट आया 10 करोड़, एम्प्लॉयज हैं 2 लाख, तो 10 करोड़ को 2 लाख से डिवाइड करना तो पता लगेगा कि प्रॉफिट पर एम्प्लॉय कितना हुआ। ठीक है, वैल्यू एडेड पर एम्प्लॉय, तो एक पर एम्प्लॉय ने कितना वैल्यू ऐड करके दिया, तो इस तरह से ये केपीआई है। तो इस चीज को आप मेजर करोगे ना तो पता लगेगा कि हाँ 7% प्रोडक्ट बढ़ी कि नहीं बढ़ी। एक दूसरा एग्जाम्पल, एचआर को एक दूसरा काम दिया कि एम्प्लॉय कॉस्ट रिडक्शन, यानी एम्प्लॉय पे खर्चा होता है ना, कैसे, सैलरी पे खर्चा है,
उसको कुछ रिम्बर्समेंट देना है, बहुत सारी सुविधाएं कंपनीज अपने एम्प्लॉय को देती है, तो वो जो सैलरी वो सब खर्चा करती है उसी को एम्प्लॉय कॉस्ट बोला जाता है। मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉयज पे क्या खर्चा कर रही है वो क्या है, मतलब जो भी सैलरी की फॉर्म में कुछ इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, तो जो भी सुविधाएं देती है ए टू जेड सब क्या है, कंपनी के लिए खर्चा है, जिसको एम्प्लॉय कॉस्ट बोलते हैं। तो खर्चा है तो खर्चे को 6% रिड्यूस करना, 6% सालाना, ये एचआर का दूसरा टारगेट है। दूसरा क्या है, ये रिजल्ट उनको लाना है। अब एचआर तो बोलेगा हाँ मैंने एम्प्लॉय कॉस्ट से 6% घटा दी, तो कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना, तो उसमें केपीआई मदद करेगा। कैसे? एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट एज ए परसेंट ऑफ सेल्स, यानी जो आपका टर्नओवर आया, टर्नओवर जितने का भी आया उसके बदले में आपने एम्प्लॉय कॉस्ट कितने की। मान लीजिए आपका सेल्स आया, कितने का आया, आपने सेल्स की मान लीजिए 20 करोड़ की, उसके बदले में एम्प्लॉय पे खर्चा कितना किया, मान लीजिए आपने 1 करोड़ का किया। तो इस रेशो से आप पता कर सकते हैं केपीआई, मतलब ये इंडिकेटर है जिससे पता लगेगा एम्प्लॉय कॉस्ट हमारे टर्नओवर के हिसाब से घटी की बढ़ी है, या हर एम्प्लॉय पे कितना खर्चा कर रहे हैं। अब कैसे पता लगेगा, कंपनी ने मान लीजिए 1 करोड़ सारे एम्प्लॉय पे खर्चा किया है, कितने, 2 लाख एम्प्लॉय, तो इससे पता लगेगा 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख की एक एम्प्लॉय पे कितना खर्चा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट एज ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है जो डे टू डे ऑपरेशन होता है ना, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी पे, टेलीफोन बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज कंपनी का, या आपका रेंट, ये सारा होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है, तो उसका परसेंट निकाला। तो इसकी हेल्प से, ये 3 केपीआई है, इसकी हेल्प से पता लगेगा कि कॉस्ट रिड्यूस हुई है कि नहीं हुई है। तो ये हो गए आपके 2 एग्जाम्पल। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं, ये इन्होंने एग्जाम्पल और भी दिए हैं, पर इन 2 एग्जाम्पल से आपको आइडिया लग चुका होगा कि कैसे केपीआई हेल्प करता है केआरए को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि केआरए एक तरह से, केआरए किस पर डिपेंड है, केआरए केपीआई पे ही डिपेंड है। जब तक केपीआई नहीं होगा तब तक हम केआरए पता ही नहीं कर सकते कि आपने रिजल्ट अचीव किया कि नहीं किया। तो रिजल्ट अचीव करने का मेजरमेंट का तरीका होता है, ये क्या होता है, मेजरमेंट का तरीका होता है। अब जैसे मान लीजिए, इसको बहुत ही सिंपल भाषा से लेते हैं, मान लीजिए आप 1 किलोमीटर, आप बोल रहे हैं कि मैंने 1 किलोमीटर की रनिंग कर ली है, सिंपल भाषा कि मैंने 1 किलोमीटर की रनिंग की, कैसे पता लगेगा। तो जब तक किसी चीज़ से मेजर नहीं किया जाएगा, मेजरमेंट के कई सारे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से आप मेजर कर सकते हैं ना, ये लेंथ कितनी है, कितनी लंबाई है, 1 किलोमीटर की रोड है नहीं है। तो जब तक आप मेजर नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कह सकते कि हाँ आपने सच में 1 किलोमीटर की रनिंग की कि नहीं किया। तो 1 किलोमीटर की रनिंग हो गया आपका केआरए। वो जो इंच टेप जिससे आप नापोगे, इंच टेप से नाप रहे हो या कुछ भी ऐसा स्केल से आप नाप रहे हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर आप नाप रहे हो, तो वो नापने वाला इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा केपीआई, जो इस बात को इंश्योर करेगा कि हाँ आपने 1 किलोमीटर की रनिंग कर ली है। ठीक है, चलिए ये वाला टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है। यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस बताई है जो अच्छे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी हो जाती है। पहला काम है कि अपने जो गोल है उसको क्लियर कट मेंशन रखो। ठीक है, पहला काम है गोल को सेट करो कि क्या आपका गोल होना चाहिए। सेकेंड है कि डिफाइन एंड डिस्क्राइब ईच रोल। तो इस बात को भी इंश्योर करना चाहिए कि जो भी आपका रोल है, ईच रोल इज वेल डिफाइंड विद रिस्पेक्ट। तो आपका क्या रोल है वो क्लियर कट डिफाइन होना चाहिए, आपको क्या क्या जिम्मेदारियां पूरी करनी है वो क्लियर कट मेंशन करनी चाहिए। पेयर रोल विद परफॉर्मेंस, तो जो भी आपको रोल मिला है वो आपकी परफॉर्मेंस प्लान के साथ मैच करना चाहिए। आप क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो भी आपको टारगेट मिला परफॉर्मेंस को लेके उस हिसाब से आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो स्टेप नंबर 4 में। कोचिंग शुड बी फ्रिक्वेंट। कोचिंग यानी कि आपको टाइम टू टाइम जो है फीडबैक देना चाहिए, अगर सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट भी अपने एम्प्लॉयज को देना चाहिए। यूज गाइडलाइंस टू योर एडवांटेजेस, तो आप चाहे तो गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, ताकि जो है आपके एम्प्लॉयज के लिए वो काम करें। बिल्ड अ परफॉर्मेंस अलाइन कल्चर, ऐसा कल्चर बनाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे परफॉर्मेंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको अच्छी सुविधाएं, अच्छी फैसिलिटीज ये सब दी जाती हो। कीप इट प्रोफेशनल, जब भी ऑफिस में हो तो चीजें जो है प्रोफेशनल होनी चाहिए, अपनी पर्सनल चीजों की आपको डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। मतलब हर किसी को हो सके ट्रेनिंग अवेलेबल करानी चाहिए। ठीक है, मैनेजर को चाहिए कि जो मैनेजर है उनको भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब सबको ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि काम का आइडिया सभी को रहे। अलग अलग जगह से अगर फीडबैक है तो उसका भी फायदा लेना चाहिए। डोंट डिपेंड ओनली ऑन रिव्यू, सिर्फ रिव्यू पे डिपेंडेंसी नहीं रखना, परफॉर्मेंस भी टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस भी टाइम टू टाइम चेक कर लेना चाहिए। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड, अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको मतलब सबके सामने रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स बताए थे जिसकी हेल्प से आप परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकते हैं। मतलब गोल सेट कीजिए, फिर एम्प्लॉयज को बताइए आपका रोल है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे आपको परफॉर्म करना है। टाइम टू टाइम मॉनिटर कीजिए, उनको चाहिए तो कोचिंग या फिर गाइडेंस दीजिए। ठीक है, अगर वो मतलब आपकी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ऐसा कल्चर बनाइए कि परफॉर्मेंस को इंपॉर्टेंस दी जाती हो। और कोई भी काम हो उसको प्रोफेशनल रखिए, पर्सनल चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस मत कीजिए। और अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको जो है
रिवॉर्ड दीजिए या फ्रिक्वेंटली उसका रिवॉर्ड, ये सब होना चाहिए। एक लास्ट टर्म और बचा है दोस्तों, कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब है कि जनरली परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, साल में एक बार होता है ना, तो यही बोला है कि साल में एक बार आप परफॉर्मेंस अप्रेजल मत कीजिए, जैसे मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, इस तरह से बार बार आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कीजिए, तो वही आपका कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। Continuous performance management is a human resource management is defined as a performance management process that take place throughout the year ongoing। तो यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस साल भर चलता रहता है, ऐसा नहीं कि साल में एक बार मार्च के महीने में, मार्च की स्टार्टिंग में आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल कीजिएगा, नहीं, हर महीने हर क्वार्टर इस तरह से चलता रहेगा। इट इज ए कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है एज अपोज टू ट्रेडिशन वन ऑफ एनुअल अप्रेजल। ये आपका ट्रेडिशन जैसा नहीं है। ट्रेडिशन वाले में क्या होता था, पुराना जो तरीका था, साल में बस एक ही बार आपकी परफॉर्मेंस को मापा जाता था, ठीक है। जैसे पहले एग्जाम होते थे कि सिर्फ साल में एक बार एग्जाम हुआ, खत्म, उसी से आप पता लगेगा आपने कैसा परफॉर्म किया। लेकिन ये जो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसमें बोल रहा है यूनिट टेस्ट लो, वीकली टेस्ट लो, मंथली टेस्ट लो, क्वार्टरली टेस्ट लो, इतने सारे टेस्ट लो, तो इतने सारे बार परफॉर्मेंस पता लगेगी। मान लीजिए आपने फाइनल एग्जाम का बस एक ही बार टेस्ट हुआ और फेल हो गए, लेकिन उससे से अच्छा वही टेस्ट अगर एक महीने में होता तो उसके पास 11 महीने होते और पढ़ाई के लिए, तो ये फायदा हो जाता है। ये तो मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया, तो सेम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी तो हो सकता है ना। कुछ एम्प्लॉय शायद बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उनको पूरे साल भर का टाइम दे क्यों रहे, तो हर महीने उनका आप परफॉर्मेंस एवेल्यूशन कीजिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल कीजिए। तो एक महीने में आपको पता लगेगा कि हाँ, इसने तो कुछ परफॉर्म ही नहीं किया, पूरा महीना वेस्ट कर दिया, तो आप उसको समझा सकते हैं, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट करा सकते हैं। तो वही चीज़ होती है आपकी कंटिन्यूस परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऐसे फीडबैक अगर ऑफन तो बार बार होता है, तो ये नेचुरल है दोनों के लिए, मैनेजर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए, कि वो अच्छा एक हेल्दी और ट्रस्टिंग रिलेशन जो है अपना वर्क प्लेस में बना के रखें, ठीक है। तो यही आपका कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। यानी अगर इसको मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूँ तो यही है कि जैसे स्कूल है, तो साल में बस एक ही बार टेस्ट या पेपर मत लीजिए, हर महीने टेस्ट या पेपर होने चाहिए, बार बार होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, तो वही आपका कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल साल में एक बार ना करके मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस पे कीजिए, वही हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। चलिए लेटेस्ट सम अप आपका आ चुका है, चैप्टर हो गया यहाँ पे कंप्लीट।